अक्सर अपने तीखे बयानों के लिए सुर्खियों में रहने वाले मेघालय के गवर्नर सत्यपाल मलिक इस बार बैकफुट पर नजर आ रहे हैं। अंबानी और आरएसएस से जुड़े एक शख्स की 2 फाइलों को मंजूरी देने के बदले 300 करोड़ की रिश्वत के ऑफर वाले दावों से सत्यपाल मलिक ने यू टर्न ले लिया है। बयान पर विवाद होने के बाद सत्यपाल मलिक ने आरएसएस वाले बयान पर सफाई दी है और कहा है कि जम्मू कश्मीर का राज्यपाल रहते 300 करोड़ रुपए की रिश्वत ऑफर किए जाने के मामले का आरएसएस से कोई लेना देना नहीं है। उन्होंने इसके लिए माफ़ी भी मांग ली है। उन्होंने आरोप लगाया था कि जम्मू कश्मीर के गवर्नर के रूप में अपने कार्यकाल के दौरान अंबानी और आरएसएस के एक वरिष्ठ पदाधिकारी से संबंधित 2 फाइलों को मंजूरी देने पर उन्हें बताया गया था कि उन्हें 300 करोड़ रुपए की रिश्वत मिलेगी। अब इस बारे में सत्यपाल मलिक ने कहा है कि उस व्यक्ति का नाम लेना सही नहीं होगा, लेकिन हर कोई जानता है कि जम्मू कश्मीर में आरएसएस का इंचार्ज कौन था। द संडे एक्सप्रेस से बात करते हुए मलिक, जो मौजूदा वक्त में मेघालय के गवर्नर के रूप में सेवारत हैं, ने कहा व्यक्ति का नाम लेना सही नहीं होगा, लेकिन आप ये पता लगा सकते हैं कि जम्मू कश्मीर में आरएसएस का इंचार्ज कौन था। लेकिन मुझे खेद है, मुझे आरएसएस का नाम नहीं लेना चाहिए था। अगर कोई अपनी व्यक्तिगत क्षमता में काम कर रहा है या कोई व्यवसाय कर रहा है तो उसे ही रेफर किया जाना चाहिए था, चाहे वह किसी भी संगठन से जुड़ा हो। संगठन को इसमें नहीं लाया जाना चाहिए था। इस बीच मलिक के आरोपों के बारे में पूछे जाने पर आरएसएस नेता राम माधव ने सूरत में कहा उनसे पूछे कि यह कौन था या क्या था। जब उनसे कहा गया कि वह उस समय जम्मू कश्मीर में थे तो उन्होंने कहा आरएसएस का कोई भी व्यक्ति ऐसा कुछ नहीं करेगा, लेकिन मैं वास्तव में नहीं जानता कि उन्होंने इससे किस संदर्भ में कहा या उन्होंने ऐसा कहा या नहीं। आपको उनसे पूछना चाहिए। उन्होंने कहा होगा किसी ने यह कहा, मुझे इस बारे में कोई जानकारी नहीं है। आरएसएस से कोई भी ऐसा कभी नहीं करता है। उन्होंने 2014 में कहा था कि हम चुनाव हार रहे हैं और हमने किसानों के साथ अन्याय किया है। क्या हम ये सब मानते हैं? यह उनकी राय हो सकती है, सच्चाई क्या है हम नहीं जानते। मलिक ने ये कमेंट 17 अक्टूबर को राजस्थान में एक जनसभा में किया था। अपने भाषण के एक वीडियो में मलिक कहते हैं, मेरे सामने जम्मू कश्मीर में 2 फाइलें आई, उनमें से एक अंबानी की थी, दूसरा आरएसएस के एक वरिष्ठ पदाधिकारी की थी। सेक्रेटरीज में से एक ने मुझे बताया कि यह स्पष्ट सौदे हैं, लेकिन आप इनमें से प्रत्येक से 150 करोड़ रुपए प्राप्त कर सकते हैं। मैंने ये कहते हुए प्रस्ताव को ठुकरा दिया कि मैं जम्मू कश्मीर 5 कुर्ते पजामे लेकर आया था और बस इन्हीं के साथ चला जाऊंगा, लेकिन एहतियात के तौर पर मैंने प्रधानमंत्री से वक्त लिया और उनसे मिलने गया। मैंने उनसे कहा कि ये फाइलें हैं, इसमें घोटाला है, इनमें शामिल लोग हैं और वे आपका नाम लेते हैं। आप मुझे बताएं कि क्या करना है। अगर इन प्रोजेक्ट्स को रद्द नहीं किया जाना है तो मैं जा सकता हूं और आप मेरी जगह किसी और को नियुक्त कर सकते हैं, लेकिन अगर मैं रहता हूं तो मैं इन प्रोजेक्ट्स फाइलों को क्लियर नहीं करूंगा। मैं प्रधानमंत्री के जवाब के लिए उनकी प्रशंसा करता हूं कि उन्होंने मुझसे कहा कि भ्रष्टाचार पर किसी समझौते की कोई ज़रूरत नहीं है। लोग कल्पना नहीं कर सकते कि जम्मू कश्मीर कितना भ्रष्ट है। देश भर में ऐसी फाइलों को क्लियर करने के लिए कमीशन की रेट 4-5% है, लेकिन जम्मू कश्मीर में वे 15% कमीशन मांगते हैं। मेरे कार्यकाल के दौरान दहशत थी और कोई बड़ा भ्रष्टाचार का मामला नहीं सामने आया। यह पूछे जाने पर कि क्या उन्होंने उन लोगों के खिलाफ कार्रवाई की जो उन्हें या सरकारी अधिकारियों को उनकी परियोजनाओं को मंजूरी दिलाने के लिए रिश्वत देने की कोशिश कर रहे थे। मलिक ने कहा कि वे मुझे रिश्वत देने की कोशिश नहीं कर रहे थे, लेकिन उन प्रोजेक्ट्स में रिश्वत थी। कुछ लोग थे जो इसे ले रहे थे। आगे किसी कार्रवाई की कोई ज़रूरत नहीं थी क्योंकि मैंने दोनों प्रोजेक्ट्स को रद्द कर दिया था। ये सज़ा काफ़ी थी। एक फाइल इंश्योरेंस कंपनी की थी जिसमें सरकारी कर्मचारियों के इंश्योरेंस का मामला था और दूसरी फाइल पावर सेक्टर की थी। अपने भाषण में मलिक ने रोशनी स्कीम का भी जिक्र किया, जिसमें आरोप लगाया कि नेका नेता फारूक अब्दुल्ला, उनके पुत्र उमर अब्दुल्ला और पीडीपी प्रमुख महबूबा मुफ्ती बेनिफिशरीज में शामिल थे। नेका और पीडीपी दोनों के नेताओं ने मलिक के आरोपों को निराधार बताया और उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई करने की धमकी दी है।
मलिक ने बताया, मैंने जो कुछ भी कहा वह सच है। महबूबा मेरे लिए एक बेटी की तरह है, क्योंकि मुफ्ती जी मेरे बहुत प्यारे दोस्त थे। मैंने कभी भी उनके खिलाफ अपमानजनक बात नहीं की। मैंने सिर्फ इतना कहा कि लोगों ने इसका फ़ायदा उठाया। महबूबा ने ज़मीन अपने नाम नहीं ली, लेकिन उनके कार्यकर्ताओं ने बड़े पैमाने पर ज़मीन अपने नाम करवाई। आप जानते हैं कि इस देश में बेनामी बहुत काम करती है। महबूबा को पता होना चाहिए कि कानूनी तौर पर वह न तो मुझे कानूनी नोटिस भेज सकती हैं और न ही मेरे खिलाफ कानूनी मामला दर्ज कर सकती हैं। अगर महबूबा ने मुझे फ़ोन किया और मुझसे अपनी टिप्पणी वापस लेने के लिए कहा तो मैंने ऐसे किया होता, क्योंकि मेरे ऐसे संबंध हैं उनके साथ। वह अच्छी तरह जानती हैं कि वह मेरे खिलाफ कानूनी कार्रवाई नहीं कर सकती। मैंने जो कहा मैं उस पर कायम हूँ, लेकिन अगर किसी को मेरी टिप्पणी के कारण आघात लगा है तो मुझे यह कहने में कोई झिझक नहीं, चलो इसे छोड़ दें। मलिक ने कहा, नहीं, मैं इस पर जोर देना चाहता हूं और अगर किसी को दुख होता है तो मैं अपनी टिप्पणी वापस ले लूँगा। मलिक ने कहा, फारूक अब्दुल्ला एक बहुत बड़े और वरिष्ठ नेता हैं, मैं उनका सम्मान करता हूं और उनके बारे में कुछ भी अपमानजनक नहीं कहा, लेकिन इन लोगों के खिलाफ आम धारणा है कि उन्होंने अपनी पावर का दुरुपयोग किया। मैंने खुद कुछ नहीं कहा, मुझे उनसे कोई द्वेष नहीं है। आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश के बागपत जिले के हिसावदा गांव में 24 जुलाई 1946 को सत्यपाल मलिक का जन्म हुआ था। उनके पिता बुद्ध सिंह किसान थे और सत्यपाल जब 2 वर्ष के थे तभी पिता का निधन हो गया। पड़ोस के प्राइमरी स्कूल से उनकी पढ़ाई शुरू हुई और इसके बाद ढिकोली गांव के इंटर कॉलेज से माध्यमिक शिक्षा पूरी कर वह मेरठ कॉलेज पहुंचे। बाद में वह खुद खेती करके पढ़ने जाते थे। डॉक्टर राम मनोहर लोहिया के विचारों से प्रभावित सत्यपाल स्टूडेंट पॉलिटिक्स में एक्टिव हुए और 1968 में मेरठ कॉलेज में स्टूडेंट्स यूनियन के अध्यक्ष चुने गए। तेज तरार और बिना लाग लपेट अपनी बात कहने वाले सत्यपाल मलिक पर भारतीय क्रांति दल के चौधरी चरण सिंह की नज़र पड़ी और उन्होंने सत्यपाल को राजनीति की मुख्य धारा से जोड़ दिया। सत्यपाल मलिक को धारा के विपरीत चलने की आदत है। मेघालय के राज्यपाल सत्यपाल मलिक ने केंद्र के कृषि कानूनों के खिलाफ चल रहे किसान आंदोलन का समर्थन करके भी धारा के विपरीत चलने की अपनी पुरानी छवि दोहराई है और यहां तक ऐलान कर दिया कि यदि किसानों का प्रदर्शन जारी रहा तो वे अपने पद से इस्तीफा देकर उनके साथ खड़े होने के लिए तैयार हैं। मेरठ कॉलेज से बीएससी और एलएलबी की एजुकेशन प्राप्त करने वाले सत्यपाल मलिक को खरी खरी कहने की आदत है। पढ़ाई के दिनों में हॉस्टल में सत्यपाल मलिक के रूम पार्टनर रहे पीजी कॉलेज नानकचंद मेरठ के अर्थशास्त्र विभाग के पूर्व एचओडी डॉक्टर नरेंद्र कुमार पुनिया ने एक इंटरव्यू में कहा था, सत्यपाल शुद्ध राजनीतिज्ञ है और जो बात उनके दिल में आती है वे कह देते हैं। बहुत लंबे अरसे तक मलिक के साथ रहे पुनिया बताते हैं, सत्यपाल मलिक अपने सिद्धांतों के साथ कभी समझौता नहीं कर सकते और उनमें ईमानदारी कूट कूट कर भरी है। 1974 के उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव में मलिक पहली बार बागपत से विधानसभा सदस्य चुने गए। वह एक बार चरण सिंह की मेहरबानी से और दूसरी बार कांग्रेस से राज्यसभा सदस्य रहे। उनके करीबियों का कहना है कि अपने सिद्धांतों के लिए कुर्सी छोड़ देना उनकी फितरत रही है। तत्कालीन प्रधानमंत्री राजीव गांधी ने उन्हें राज्यसभा में भेजा था, लेकिन 1987 में जब बोफोर्स मामले की गूंज तेज हुई तो उन्होंने राज्यसभा की सदस्यता से इस्तीफा देकर वीपी सिंह का दामन थाम लिया। 1989 में वह अलीगढ़ लोकसभा क्षेत्र से जनता दल के टिकट पर सांसद चुने गए और 1990 में केंद्र सरकार में पर्यटन एवं संसदीय कार्य राज्य मंत्री बनाए गए। सत्यपाल मलिक ने एक आयोजन में मंत्री पद की अपनी शपथ याद करते हुए कहा था, आदमी की सबसे बड़ी ताकत उसकी ईमानदारी है। जब मुझे मंत्री पद की शपथ दिलाई जा रही थी तो वीपी सिंह मुझे एक तरफ ले गए और कहा कि सत्यपाल संभल कर काम करना, क्योंकि बेईमानी करने के बाद प्रधानमंत्रियों से नहीं लड़ा जा सकता और हमें तुम्हें दोनों को प्रधानमंत्रियों से लड़ना है, लिहाजा पाक साफ रहना है। मलिक ने कहा, कश्मीर से लौटने के बाद मैंने किसानों के लिए बेधड़क बोल दिया, अगर मैं कश्मीर में कुछ कर लेता तो मेरे घर ईडी और इनकम टैक्स पहले पहुंच जाता। मैं सीना ठोक कर कह रहा हूं कि प्रधानमंत्री के पास बहुत सी संस्थाएं हैं, मेरी जांच करा ले, मैं इसी तरह बेधड़क रहूंगा। सत्यपाल मलिक 1996 में समाजवादी पार्टी में चले गए और मुलायम सिंह यादव ने उन्हें समाजवादी पार्टी का नेशनल जनरल सेक्रेटरी बना दिया। सपा के टिकट पर 1996 में वह लोकसभा का चुनाव हार गए।
2004 में वह भाजपा में शामिल हुए और उन्होंने चौधरी अजीत सिंह के सामने लोकसभा चुनाव लड़ा, लेकिन इस बार भी हार गए। बाद में उन्हें अमित शाह की टीम में भाजपा का नेशनल वाइस प्रेसिडेंट बनाया गया। 2017 में मलिक बिहार के राज्यपाल बने और इसके बाद जम्मू कश्मीर, गोवा का राज्यपाल बनने का भी मौका मिला। उनके पास उड़ीसा के राज्यपाल का एडिशनल चार्ज भी रहा। इस वक्त वह मेघालय के राज्यपाल हैं। सत्यपाल मलिक का विवाह दिसंबर 1970 में इकबाल मलिक से हुआ और उनके एक पुत्र है जो राजनीति से दूर है। मलिक को पुस्तकें पढ़ने, संगीत सुनने के साथ ही फोटोग्राफी का भी शौक है। मलिक ने 1968 में सोफिया, बुल्गारिया में आयोजित वर्ल्ड यूथ फेस्टिवल में भी हिस्सा लिया था। अब यह तो आने वाला वक्त ही बताएगा कि सत्यपाल मलिक अपनी बेबाक बयानबाजी से कोई और नया सियासी बवाल कब और कैसे खड़ा करते हैं। जीके अपडेट रहे हमारे साथ। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को क्लिक करें। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो हमारा Facebook पेज लाइक जरूर करें। फॉर एडवर्टाइजमेंट प्लीज कॉन्टैक्ट 7051091811।